हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 10। दिस इज कुणाल। तो यार, अगर आप चैनल पर रेगुलर हो गए, ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि आपके जो भी बोर्ड्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं 2021 में, है ना, वो ऑफलाइन होने वाले हैं सारे एग्ज़ाम। आपके अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि ऑनलाइन होने वाला है, बट सारे एग्ज़ाम अब क्या होने वाले हैं भाई, ऑफलाइन होने वाले हैं। ठीक, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ रिटर्न प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, कुछ डेफिनेशंस भी याद करनी पड़ेंगी, है ना, रटना नहीं भाई, याद करनी पड़ेंगी। और काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेंगी। ऐसा तो नहीं लग रहा अभी कि आपके पोस्टपोन होने वाले एग्ज़ाम, होंगे भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होने वाले। ठीक है, तो आप ये सोच के अभी पढ़ाई स्टार्ट कर कि आपके पास उतना टाइम अभी बचा भी नहीं है कि आप आराम से पढ़ाई करो। ठीक है, तो उतना ज़्यादा टाइम है भी नहीं आपके पास, तो आप पढ़ाई करो। ठीक है, स्टार्ट कर दो। तो यार, हम अभी कंटिन्यू करने वाले हैं इस लेक्चर में अपना इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमने अभी तक बात कर ली थी, पोटेंशियल तक की बात कर ली थी। अब हम इसमें स्टार्टिंग कहाँ से करने वाले हैं, स्टार्टिंग करने वाले हैं कि भाई, आप अगर पोटेंशियल जानते हो तो पोटेंशियल नापते कैसे हैं, करंट जानते हो तो करंट नापते कैसे हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम जानेंगे। चलो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो हमारी भाई वो क्या है, एमीटर। तो एमीटर क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट जो आता है वो हमारा एमीटर आता है। कि एमीटर किस काम में आता है? एमीटर भाई आपको करंट नापने का काम आता है। ठीक है, करंट नापने का काम आता है। आप पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मीटर, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट अगर आपको मेजर करना है, देन यू हैव टू कनेक्ट एमीटर इन दैट सर्किट। ओके, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज इन अ सर्किट। अगर आप सर्किट की बात कर रहे हो, ठीक है, ये कनेक्ट कर रहे हो, तो आपको कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा? ऑलवेज इन अ सर्किट। ठीक है, आप अगर सर्किट में करंट मेजर करना चाहते हो किसी भी पोर्शन में, तो उस पोर्शन से एमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो आपकी एमीटर क्या करने लगेगा, रीडिंग प्रोवाइड कर देगा आपके करंट की इन दैट सीरीज। ठीक है, इट हैज लो रेजिस्टेंस। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो लो होता है या फिर हाई होता है, कि आपसे कोई भी जनरली क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एमीटर हैज अ लो रेजिस्टेंस और हायर रेजिस्टेंस, तो आप क्या बोलोगे? इट हैज अ लोअर रेजिस्टेंस एंड इट इज प्रैक्टिकली फाइंड आउट। ओके, तो ये प्रैक्टिकली फाइंड आउट किया गया है भाई, थियोरेटिकली नहीं। एंड आइडियली, अगर आइडियल केस की बात करें, ठीक है, सारे केसेस हटा दें, इधर उधर के तो लॉसेस हैं सब कुछ हटा दें, ठीक है, सब कुछ हटा दें। अगर आइडियल केस की बात करें तो उस केस में एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो। ठीक है, आइडियल केस की हम बात कब करते हैं? जब करंट लॉस या फिर सारी चीज़ें हटा देते हैं। ठीक है, लॉस जो होती हैं, जो इफेक्ट होते हैं, जो एरर होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट में, अगर वो सारी चीज़ें हटा दें तो हम आइडियल केस की बात करते हैं कि हम जितना करंट फ्लो करा रहे हैं, पूरा का पूरा करंट मेरा एमीटर रीड कर रहा है। ठीक है, वो एक आइडियल केस होता है। ठीक है ना, उस केस की अगर बात करें तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो हो सकता है या फिर टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, वो जीरो होता है। और एमीटर को यार हम डिनोट कैसे करते हैं? ये से। ठीक है, कभी कभी हम बोल देते हैं कि ये हमारा एमीटर हो गया। ठीक, के पास क्या होता है? वो रेजिस्टेंस। ठीक है, और दूसरी चीज, पहली चीज ये याद करने वाली होती है, और दूसरी चीज ऑलवेज कनेक्टेड, कनेक्ट इट टू सीरीज टू मेजर करंट। ठीक है, टू मेजर द करंट। अगर आपको करंट मेजर करना है, देन यू हैव टू कनेक्ट एमीटर इन अ सीरीज विथ योर सर्किट। ओके, चलो, तो ये तो हो गई बात एमीटर की। ये हो गया पहला इंस्ट्रूमेंट हमारा, कि अगर इफ वी हैव टू फाइंड आउट द करंट इन एनी सर्किट, देन वी हैव टू कनेक्ट अ एमीटर इन दैट सर्किट टू फाइंड आउट करंट। ओके, चलो अब आगे की बात करते हैं। हमने देख लिया कि सिंबल भी ये होता है भाई। ठीक है, सिंबल। चलो अब आगे की बात करते हैं। अगला केस जो हमारा आता है वो क्या आता है भाई? वोल्ट मीटर का। ठीक है, तो आप बोलोगे हमने अभी आपने बात की एमीटर की। ठीक है, एमीटर तो भाई करंट मेजर करने के लिए बात आ गई। अब अगर हम बात करें कि वोल्ट मीटर, ठीक है, अभी हम सारी बात करेंगे कि कैसे कनेक्ट करते हैं,
कैसे मेजरमेंट होती है, सारी चीज़ें बात करेंगे प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ देखेंगे, कैसे क्या वर्क करता है, कैसे मेजर करता है करंट, ठीक है, सब कुछ देखने वाले हैं। तो उसके लिए अभी एकदम रिलैक्स रहो। अभी बात कर रहे हैं वोल्ट मीटर की, ठीक है। वोल्ट मीटर कैसे काम करता है, वोल्ट मीटर होता क्या, ठीक है। तो वोल्ट मीटर आप सिंपली समझ सकते हो कि वोल्ट मीटर मतलब कि जो वोल्ट को बताता हो भाई, वोल्ट से रिलेटेड मींस पोटेंशियल जिससे हम मेजर करते हो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जिससे मेजर करते हो उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। अब इसकी डेफिनेशन कैसे आप लिख सकते हो भाई, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। अब इसको सिंबल कहाँ है आपका भाई, ये रहा आपका सिंबल, ठीक है। आपका सिंबल क्या है, ये आपका क्या है भाई, सिंबल। ऐसे आपको डिनोट करते हैं आप वोल्ट मीटर को इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर आप सर्किट की बात करें, अगर आपको किसी भी सर्किट में मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये कुछ ए पॉइंट है एंड दिस इज बी, आपसे बोल दिया जाए कि ये कुछ वोल्ट मीटर लगा हुआ है, क्या ये कुछ लगा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे कि ये भैया क्या है, वोल्ट मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या है, वोल्ट मीटर। It is always connected in a parallel across the point between which the potential difference is to be measured, ठीक है। आप हमेशा इसको पैरेलली कनेक्ट करते हो जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, ठीक है, तो हमें VA माइनस VB अगर हमें फाइंड आउट करना था इस केस में, नीचे वाले केस में, तो हमने क्या किया, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे दोनों से पैरेलली कनेक्ट कर दिया, ठीक है, दोनों के पैरेलली कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर को, तो हमें रीडिंग किसकी मिल जाएगी, वोल्ट की, ठीक है। तो लास्ट चीज क्या भाई, इट इज हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, मींस इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। मीटर का क्या हो रहा था, लो हो रहा था, बट वोल्ट मीटर का हाई होता है, ठीक है। चलो, तो इसमें याद करने वाली पहली बात, इट हैज हाई रेजिस्टेंस। दूसरी बात, वी हैव टू कनेक्ट इट पैरेलली इन सीरीज या फिर सर्किट, ठीक है, जो भी आप बोल सो, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर हमें भाई क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है कि इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, तो हम उस पॉइंट्स के पैरेलली वोल्ट मीटर अपना कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमें उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए, ठीक है। चलो, तो ये बात हो गई करंट कैसे मेजर करें, करंट का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एमीटर। एंड अगर हमें पोटेंशियल मेजर करना हो तो हमें क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है कि हमें वोल्ट मीटर ऐड कर देना है पैरेलली, ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आप बात करते हैं कि भाई हम कनेक्ट तो करते हैं, है ना, एमीटर सारी चीजें कनेक्ट करते हैं, बट करते कहाँ है भैया, ना किस सर्किट में क्या होती है, सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होती है, तो वो चीजें देखो क्या होती है भाई। इलेक्ट्रिकल सर्किट, इट इज अ क्लोज्ड पाथ along which the electrical current flows, ठीक है। हम सर्किट किसी को भी बोलते हैं, ठीक है। आप इलेक्ट्रिकल सर्किट की अगर बात कर रहे हो, ठीक है, तो मैं अगर बोल दूं कि ये ऐसे गया, ठीक है, ये कुछ ए हो गया, ये कुछ बी हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कोई हमारा रेजिस्टेंस, अभी हमने जनरल रेजिस्टेंस की बात नहीं की है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, बट ये फील लेने के लिए, समझने के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। समझो कि अगर मैंने एक रजिस्टर ले लिया और मैंने बोला कि भैया ये क्या है, मेरा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई ये बताओ क्या ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो आप क्या बोलोगे, ये हमको नहीं पता, हम पढ़े नहीं, ठीक है। तो आप पढ़े नहीं हो भाई, ठीक है, बट आपको पता तो होना चाहिए क्या है। देखो, मैंने इसमें क्या बोला गया है, क्लोज्ड पाथ, ठीक है, क्लोज्ड पाथ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। आपका जो पाथ है वो क्लोज होना चाहिए, बट ये क्लोज्ड पाथ कहीं लग रहा है आपको, यहाँ से स्टार्ट हुए यहाँ पे जाके एंड होगी, पाथ तो कहीं क्लोजिंग लगी नहीं रही। बट अगर आप इसको ऐसे बोल दो कि मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी ऐसे, अब ये क्या हो गया, यहीं से चले थे, ठीक है,
और पाथ आगे क्या हो गया कि यहीं पे टर्मिनेट मतलब क्लोज हो गया, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि कोई भी सर्किट, ठीक है, कोई भी सर्किट जो कि क्लोज्ड हो, जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, लाइक ये करंट फ्लो कर रहा हो, वो सर्किट क्या होगी, इलेक्ट्रिकल। कोई भी सर्किट जो कि क्लोज्ड पाथ फॉर्म कर रही हो बट वहां पे करंट का फ्लो हो रहा हो उस सर्किट में, देन इन दैट केस यू विल से दैट दैट सर्किट इज अ इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। आगे देखो सर्किट डायग्राम। तो सर्किट तो हम जानते समझ लिए कि सर्किट, बट सर्किट का डायग्राम क्या होता है भाई? सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिकल डायग्राम, एलिमेंट्री डायग्राम, इलेक्ट्रॉनिक सिमेटिक, है ना, इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। सर्किट डायग्राम जो होता है वो जनरली एक ग्राफिकल हम डिनोट करते हैं, ग्राफिकल दिखाते हैं ग्राफिकल मेथड से। अब ऐसा रजिस्टर तो होता नहीं कि बस ऐसे ऐसे भैया आप ऐसे ऐसे बोल दिए रजिस्टर हो गया, हम तो जस्ट इसको ग्राफिकल दिखाते हैं, बट ये ऐसा होता नहीं, ठीक है। ये जस्ट ऐसा होता नहीं, हम इसको दिखाते हैं, ठीक है ना। चलो तो हम ये बोल देते हैं कि ये रजिस्टर हो गया, ये ग्राफिकल अप्रोच है, ठीक है। ये क्या होता है, ग्राफिकल मेथड है ना, या फिर आप बोल सकते हो डायग्राम है इसका, रजिस्टर का ना। ये जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है ये ग्राफिकल डायग्राम है किसका, रजिस्टर का। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी हम डायग्राम बनाते हैं, जो भी सर्किटल डायग्राम बनाते हैं, वो क्या होता है भाई, हमारे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है उसका ग्राफिकल पार्ट होता है, ठीक है। अगर ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग हम दिखाएं तो अगर वो हम जो भी बनाते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा सर्किट डायग्राम, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं, ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है, बता देता हूँ क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। खैर उसके लिए हम आगे बेसिक से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखो अब एक चीज़ देखो, जो रजिस्टर होता है भाई का ग्राफिकल अप्रोच क्या होता है, हमने क्या बोला, ऐसे कुछ, ठीक है? ये तो हो गया रजिस्टर, ठीक है। अब बात आती है हमारी सेल की, हम क्या बोलते हैं, सेल, ये होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। अब आती है बात हमारी बैटरी की। बैटरी कैसे भैया, हम बोलेंगे कि बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगर आप ऐसे ही कॉम्बिनेशन करते जाइए, ठीक है, सेल्स का, तो आपका फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, बैटरी का। अब की बात करें हम, में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आगे, मैं आगे आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी आप रिलैक्स रहो। की देखो हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, एक ऐसे होती है बीच में, तो ये क्या होती है, ओपन एंड इट इज क्लोज्ड, या फिर आप बोल सकते हो ऐसे, पॉइंट हो गया ये बी, ये ओपन हो गया नीचे वाला एंड दैट इज क्लोज्ड, ठीक है। तो अभी ये बेसिक चीज़ें हैं, हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, सेल की ज़रूरत पड़ती है, और की ज़रूरत पड़ती है। एक और होता है आपका, इसको क्या बोलते हैं भाई, हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट क्या होता है, ये वेरिएबल रजिस्टर होता है, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं इसकी, बस हम ये जान लें कि ये रियोस्टेट होता है, अगर कोई भी रजिस्टर के ऊपर क्रॉस लगा दिया जाता है वो क्या हो जाता है, रियोस्टेट, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं, ओम्स लॉ की बात करते हैं भैया। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि ओम्स लॉ क्या होता है। सारे लोग पढ़े हैं, सारे लोग सुने हैं कि वी और आई का रिलेशन भैया दे दिया हमें, तो ओम्स लॉ हो गया। ओम्स लॉ होता है क्या जनरली, अब देखो कि ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम, फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ कंडक्टर यूजिंग द सर्किट डायग्राम। हमने अभी बोला कि मान लेते हैं कोई ये कंडक्टर है, ठीक है, मान लेते हैं कुछ हमने ये कनेक्ट किया था बैटरी, और इसके ये पॉइंट्स थे ए और बी, ठीक है। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन, उन्होंने क्या बताया कि इसके क्रॉस में जो उन्होंने एक रिलेशन फाइंड आउट किया, रिलेशनशिप उन्होंने फाइंड आउट किया बिटवीन द करेंट, ठीक है,
करेंट I एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में उन्होंने एक रिलेशन फाइंड आउट किया। अब देखो वो रिलेशन था क्या। He stated that the electrical current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its end। okay? मतलब इन दोनों एंड के बीच में जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VA माइनस VB जो भी है, ठीक है, इसको हम V से डिनोट कर रहे हैं अगर, तो V क्या था हमारा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। उन्होंने ये बोला अंडर द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर अगर हम बात करें तो उसमें उन्होंने एक रिलेशन फाइंड आउट किया। क्या था भाई, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ठीक है, चलो तो ये चीज हो गई। अब हमने ओम्स लॉ, ये क्या हो गया, इतनी चीजें ओम्स लॉ ने बताई भाई कि ये चीजें हैं कि V जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मीन्स कि अगर हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, मीन्स कि पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं तो I हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है, आप समझ लो कि अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, इट मीन्स कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका करंट भी क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज कर रहा है। अगर आप V इंक्रीज कर रहे हो मीन्स I भी आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये हो गई बात। तो उन्होंने बोला कि भाई इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहा है, बट सेम नहीं है, बट सेम नहीं है ना भाई, कि वो मान लो 5 अगर नंबर से इंक्रीज किया तो वो कुछ अलग नंबर से इंक्रीज हो रहा है, बट इंक्रीज हो रहा है। तो वो दोनों के बीच का वो डिफरेंस क्या है, वो रेशियो क्या है जिसके कारण वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब वो कितने से कितने के डिफरेंस से इंक्रीज हो रहा है। तो हमने इसको जब फर्दर सॉल्व किया, ठीक है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, वो क्या आया, R। ठीक है, R, और हमने R को क्या नाम दे दिया, रेजिस्टेंस। आर को हमने क्या नाम दे दिया, रेजिस्टेंस। तो हम क्या बोल सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। अब रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम बात आगे करने वाले हैं। ठीक है, कंडक्टर में भी रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, प्रोडक्ट होता है। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है, वो कैसे इफेक्ट डालता है, ठीक है, क्या डालता है इफेक्ट का, क्या असर होता है, ठीक है, सारी चीजें बातें करेंगे आगे करेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है भाई हमारा, V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर V हम इंक्रीज कर रहे हैं देन I हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एंड V अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो I भी हमारा डिक्रीज कर रहा है। ये होता है प्रोपोर्शनलिटी का मतलब। अगर इनवर्सली का मतलब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, तो अगर आप V बढ़ाओगे I हमारा घटेगा, अगर आप V घटाओगे मीन्स I आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि दोनों जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, कि मैं अपना अगर हाथ ऊपर करूंगा तो आप अपना नीचे कर रहे हो, मैं ये वाला ऊपर कर रहा हूं तो आप इसको नीचे कर रहे हो। ठीक है, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं भाई। तो अब जो हमारा कांस्टेंट आया था वो क्या आया था, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा जो आया था V इज इक्वल टू आई आर, और R हमारा क्या था, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होता क्या है भैया, है ना, आपका यही क्वेश्चन होना चाहिए कि भैया आपका रेजिस्टेंस होता क्या है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, अगर हम कंडक्टर के केस में फाइंड आउट कर रहे थे कि कोई भी हमारा ये कंडक्टर था, ठीक, कंडक्टर था, हमने इसको कनेक्ट किया था बैटरी टर्मिनल से या फिर जैसे भी एक सोर्स समझ लो, किसी भी सोर्स से कनेक्ट किया था, ये पॉइंट ए था और बी था। तो हमारे जो साइमन सर थे उन्होंने फाइंड आउट किया कि भैया वी ए माइनस वी बी की बात करें अगर, ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आया। ठीक है, और हमने उसको सॉल्व किया आर इंटू आई। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी हम बोलते हैं इसको कभी कभी। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। अगर आप V और I का रेशियो लेते हो, ठीक है, तो वो हमेशा R आता है।
इट मीन्स वो इतने के रेशियो के डिफरेंस से हमेशा इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये होगी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होता क्या भाई, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। मतलब आप कंडक्टर में करंट अगर फ्लो करते हो तो वो करंट भी अपोज होता है, किस रेशियो से, अगर पोटेंशियल आप इतना दे रहे हो और करंट इतना फ्लो हो रहा है तो इस रेशियो से वो क्या होगा भैया, अपोजिशन होगा उसके करंट का, ठीक है, सिंपल सी बात। चलो आगे चलो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आर, आर से रिप्रेजेंट करते हैं भैया, वहां पे लिखा था। एंड एस आई यूनिट ऑफ आर इज ओम, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ओम भी लिखते हैं या फिर ऐसे भी हम डिनोट करते हैं, और ऐसे हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट ओम, या फिर ऐसे लिख देते हैं ओम, ठीक है ना। चलो आगे चलो, रेजिस्टेंस भी हमने देख लिया। अब आगे बात करते हैं कि भैया अगर हमने यूनिट बताई आर की, क्या आपने बताई कि ओम होती है, तो ओम होती क्या है। अगर हम बात कर दें कि भैया हमें ये बताइए कि 1 ओम क्या होता है, 1 ओम क्या होता है, ठीक है ना। 1 ओम क्या होता है, तो हमने बोला हम तो यही जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर। आर की वैल्यू क्या होगी हमारी, V बाई आई, ये होगी हमारी आर की वैल्यू, ठीक है। मतलब करंट जो है हमारा और पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस रेशियो जो होगा वो क्या होगा हमारा रेजिस्टेंस। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम, ठीक है। किसी भी रेजिस्टेंस का अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो 1 ओम कब होगा, when the potential difference across the conductor is 1 volt and the current flowing through it is 1 एम्पियर, ठीक है। हमने अगर इसकी बात की थी तो हमने बोला था इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, एंड इट इज एम्पियर, ठीक है। अगर हम V की वैल्यू भी 1 कर दें, I की वैल्यू 1 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 1 ओम, ठीक है, 1 ओम। तो 1 ओम की वैल्यू क्या होती है भाई, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओम तब होगी जब उस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये होगी केस हमारी, अगर अब हम 1 ओम को डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। ये आपके बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक। इंपॉर्टेंट जितने भी बेसिक डिफरेंशिएशन होते हैं सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप R इज इक्वल टू वी आई लिखो, तो आप देखो ना कि R की वैल्यू 1 कब होगी, जब आप ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। तो V की भी वैल्यू 1 कर दो, आप I की भी 1 कर दो। बेसिक केस की बात करते हैं हम, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। हमने देखा था रियोस्टैट, मैं भी बात की थी कुछ देर पहले कि रियोस्टैट क्या होता है, हमने देखा भी था। ऐसे रियोस्टैट का सिंबल होता है भैया ये, और ये दो चीज़ों से हम डिनोट करते हैं, या तो रजिस्टर बनाते हैं उसको क्रॉस कर देते हैं, या फिर चलो ये हो गया हमारे दो डिनोट करने का तरीका। एंड रियोस्टैट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल रजिस्टर्स। और वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है, ठीक है, देखो मान लेते हैं कुछ ये हमारा एक रजिस्टर था कि आर की वैल्यू क्या थी 5 ओम, ठीक है, इसकी आर की वैल्यू होगी 5 ओम। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने रियोस्टैट रख दिया इसकी जगह पे। अब अगर मैं बोल दूं कि इसकी आर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, आर की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे कि 5 ओम है ना। मैंने इनिशियली रजिस्टर के केस में आपको पहले केस में क्या बताया, आर की वैल्यू 5 ओम हो गई और हमने एक रियोस्टैट ले लिया। अब बोलूँ कि आर की वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ से बोलोगे इट इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर, मतलब इसकी रजिस्टेंस ये जो है वो फिक्स्ड नहीं है, वो चेंज हो रही है, फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, वो चेंज हो रही है। whose resistance can be changed so as to the change the amount of current flowing through the conductor। रियोस्टैट का मतलब क्या है भैया कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, चेंज होगी। ये भी एक रजिस्टर ही है बट इसकी रेजिस्टेंस जो है वो वेरिएबल है, वो फिक्स नहीं है, वो हमेशा चेंज होगी, जैसे जैसे चेंज होगा
कंडक्टर में करंट, ठीक है। जैसे जैसे चेंज होगा तो रिएस्टेट का रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, ठीक है। आर की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, ठीक है। चलो अब दूसरी चीज जो पॉइंट आउट नोट करने वाली है, इट रेगुलेट द करंट विदाउट द चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आप अक्रॉस द रजिस्टर की बात करो, ठीक है, ये आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं, ये करंट को ऐसे रेगुलेट कर देता है, ठीक है। आप इसको डिनोट कैसे करते हो, रिप्रेजेंटेड आर एच से डिनोट करते हो आप, ठीक, जैसे इसको आर एच, ठीक है ना। हमने वहां पे रेजिस्टेंस को आर से डिनोट किया था, बट अगर हम रियोस्टेट ले रहे हैं तो उसको कैपिटल आर स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। इफ कंडक्टर हैज लेस रेजिस्टेंस देन मोर करंट विल बी फ्लो थ्रू इट। ये लाइन मैंने क्यों लिखी, चलो मान लेते हैं कोई एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, का वैल्यू है R इज इक्वल टू 5 ओम एंड अनदर वन इज R इज इक्वल टू 2 ओम। मैं बोलूं कि इससे मैं अगर आई अमाउंट ऑफ करंट, आई नहीं, ये छोड़ो, ये ए है पॉइंट एंड ये पॉइंट इज बी, ये पॉइंट इज बी। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी जो है वो 10 दे दिया दोनों केस में, ठीक है। ये जो वी ए माइनस वी बी है वो क्या मैंने बोल दिया 10, ठीक है। मैंने दोनों केस की बात कर ली। तो ये जो लाइन लिखा है आपका थर्ड लाइन, इफ अ कंडक्टर हैज अ लेस रेजिस्टेंस देन द मोर करंट विल फ्लो थ्रू इट, ना, देन मोर करंट फ्लो थ्रू इट। अब इस बात में हम बोले कि 5 ओम भैया हमने लिया था, पहला केस था हमारा, सिंपल सी बात है, हमने सिंपल सी बात करी भी थी कि भैया हमें तो समझ में आ ही नहीं रहा, आप समझाइए कैसे। तो मैं बोला भैया कि आप क्या करो, V इज इक्वल टू आई आर, आपने अभी ओम्स लॉ पढ़ा, आप तो पढ़ ही रहे हो, बस अप्लाई तो करना नहीं है आपको। तो सिंपली आप अप्लाई करो इस क्वेश्चन में कि V इज इक्वल टू आई आर, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी V बाई आर, है ना। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करो तो 10/5 क्या होगी I की वैल्यू 2 एम्पियर, ना। I की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 एम्पियर पहले केस में। अगर दूसरे केस की बात करें, I इज इक्वल टू V बाई आर, V क्या आपका 10 एंड रेजिस्टेंस इज 2, तो आपकी करंट क्या होगी 5 एम्पियर। मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे दोनों के केस में अगर रेजिस्टेंस आपका 5 था तो करंट से 2 ही निकला, और रेजिस्टेंस आपका 2 था तो करंट आपका 5 निकल गया। इट मीन्स कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, ठीक है, तो आपका करंट ज़्यादा फ्लो होगा। सिंपल सी बात, दोनों के बीच में रिलेशन कैसा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप बोल दिया जाए कि कैसा रिलेशन, I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये भी बोल सकते हो या फिर ये वाला भी बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी एक आप बोल सकते हो कि करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R और रेजिस्टेंस इज करंटली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है। एक फैक्टर वो होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहली चीज क्या होती है, लेंथ पे, कि आप अगर इस कंडक्टर का लेंथ इंक्रीज करते जाओगे तो रेजिस्टेंस ही क्या होता जाएगा, इसमें भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। अगर आप लेंथ इंक्रीज करोगे उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। आप बोलोगे भैया कैसे, ना, अगर आप करंट फ्लो करते हो इसमें तो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है भैया, ये करंट को अपोज करता है, कहता है भाई तुम मत जाओ इधर, यही बोलता है ना। आप अगर लेंथ यहाँ तक कर दोगे, यहाँ तक कर दोगे तो कुछ और भी अपोजिशन का जो लेंथ होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। इट मीन्स आपकी जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गई, कि एल अगर आप बढ़ाओगे, ठीक है, तो क्या होगा भैया कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा। बट अगर आप एरिया की बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आप एरिया बढ़ाओगे इट मीन्स ये वाली चीज अगर आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो सेम लेंथ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक साथ पास करेंगे, मतलब करंट ज्यादा जाएगा, ठीक।
करंट ज़्यादा जाएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, सेम लेंथ पे अगर आप लेंथ इंक्रीज करते हो देन द कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन के लिए लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी जैसे आप इंक्रीज करोगे। तो करंट क्या होगा, कम पास करने लगेगा, है ना। आप ये सोचो कि आप अगर भीड़ में कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, तो आप अगर ज़्यादा भीड़ से, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके लिए उतने ही है, ठीक है, मतलब आप नंबर ऑफ आदमी जितने थे उतने ही है प्लेस में, है ना। अगर आप लेंथ इंक्रीज कर दोगे तो वो और लड़ाई लंबी दूर तक जाएगी ना, तो मतलब पोजीशन आपकी अच्छे से होगी और ज़्यादा होगी। बट अब अगर आप एरिया बढ़ाते हो तो ज़्यादा लोग एक साथ पास करेंगे ना, तो आप एरिया बढ़ाओगे तो करंट इंक्रीज कर जाएगा, बट रेजिस्टेंस क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ये हो गया पहला केस, हो गया दूसरा केस। ठीक है, चलो और तीसरा केस क्या होता है भैया, ये ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, हम ये नेचुरल की मटेरियल की बात नहीं कर रहे, बट आप एग्जाम के लिए नोट कर लेना कि द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ठीक है, तो पहली चीज क्या होगी, लेंथ पे, कि कंडक्टर के लेंथ जो है उस पर डिपेंड करती है कि लेंथ क्या है हमारी। तो दूसरी चीज हो गई है कि हमारी जो कंडक्टर की एरिया है उस पर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, और थर्ड चीज द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तीसरी चीज होगी द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तीन चीज पर डिपेंड करती है। तो हम अगर इन दोनों मिलाएं, ठीक है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई, दोनों को कंबाइन किया हमने। तो आप जानते हो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट निकल के आता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई, ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, वेर रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, कि आप लेंथ और एरिया का रेजिस्टेंस से रेशियो लोगे किसी भी चीज के लिए, किसी पॉइंट के, तो वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यही हो गया रो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी, हम ये भी बोलते हैं उसको रजिस्टिविटी। फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इस केस में पर्सनालिटी, दोनों भी चीजें बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं कि रजिस्टिविटी हो क्या होती है। अगर हम रजिस्टिविटी की बात करें तो भैया जो आपने रो निकाला है वो क्या होती है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर of unit length and a unit cross section area is called the resistance, is called resistivity। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, अब इसको हम कैसे समझेंगे भाई, ये हम फॉर्मूले से ही समझेंगे। ठीक है, तो सब कुछ इरेज करते हैं पहले। चलो आगे देखो, हमारा फॉर्मूला क्या था पहले, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर। मान लेते हैं कोई हमने वायर लिया, एरिया ए है एंड और लेंथ क्या है आपकी, लेंथ 1 है, एरिया 1 है। क्योंकि यहाँ पे यूनिट लेंथ बोला, यूनिट हमेशा 1 को डिनोट करता है, यूनिट क्रॉस सेक्शन हमेशा 1 को डिनोट करता है। तो जो अगर किसी भी वायर, ठीक है, कोई भी वायर आप ले रहे हो जिसकी एरिया यूनिट मतलब 1 है और एल की भी वैल्यू 1 है, तो उस वायर के कारण जो भी रेजिस्टेंस ऑफर होगा, मतलब जो भी रेजिस्टेंस उस वायर का होगा, वही क्या होगा, हमारा रेजिस्टिविटी उस वायर के केस। ठीक है, तो हमारी अगर आर की वैल्यू हम चेक करें तो ये एल की वैल्यू 1 एंड ए की वैल्यू 1, तो रो आर इज इक्वल टू रो, मतलब आर की जो वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी, रजिस्टिविटी। ठीक है, रजिस्टिविटी क्या होगी, व्हेन आवर एरिया इज यूनिट एंड यूनिट लेंथ। ठीक है,
चलो, तो ये तो होगी रो की बात। अब रो की यूनिट क्या होती है? ओम इंटू मीटर। मैंने बोला था रटना नहीं भाई, डालना है। आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई एरिया। एरिया क्या होता है हमेशा? मीटर स्क्वायर। एल इज मीटर। ये तो हो गया ओम। मीटर से एक मीटर स्क्वायर कैंसिल, इनटू मीटर आ गया हमारा रजिस्टिविटी का यूनिट। इट मीन्स ओम इंटू, ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हो। ओके, चलो अब आगे देखो। फॉर अ मटेरियल इररेस्पेक्टिव ऑफ लेंथ एंड एरिया, किसी भी मटेरियल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं उसकी इररेस्पेक्टिव, मतलब लेंथ की बात ना करें और एरिया की बात ना करें, तो उसके लिए जो रजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी भाई? है, सिंपल सी बात है, आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, आप फॉर्मूले से भी समझ सकते हो कहीं पे भी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई। ये तो होगी, उसकी बात हमने अभी देख ली सारी चीजें। आगे चलते हैं कि रजिस्टिविटी वेरी कैसे करती है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, नॉर्मल सी बात है आपके लिए, जस्ट नो कर लो कि आप जान लो कि रजिस्टिविटी वेरी कैसे करती है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो देन आपकी रजिस्टिविटी क्या होती है भाई? इंक्रीज होती है या फिर वेरी करती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा कि रजिस्टिविटी इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, अब तो वही चीज़ है भाई कि हमने बोला कि किसी भी मटेरियल के लिए अगर रजिस्टिविटी कैसे डिफाइन करते हैं, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया लेते हो तो जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है वही उसका रजिस्टिविटी होता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। इन अदर वर्ड्स, अप टू व्हाट द एक्सटेंट मटेरियल विल रजिस्ट द करंट फ्लो। ये कैसे? देखो, मान लेते हैं रजिस्टिविटी क्या होती है कि रेजिस्टेंस ये होती है किसी भी कंडक्टर के केस की हम बात कर रहे हैं, यूनिट लेंथ या फिर, तो वो होती क्या है? रेजिस्टेंस क्या करता है? वो करंट को अपोज करता है। तब रजिस्टिविटी क्या है कि भाई किस लेवल तक वो अपोज करेगा। ठीक है ना, वो किस लेवल तक अपोज करेगा वही हमारी रजिस्टिविटी होती है। जैसे अगर मैं आपको धक्का दूं तो आप किस लेवल तक रोकोगे मुझे, वही आपकी रजिस्टिविटी होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं। ठीक है ना, चलो अब आगे देखो कि रजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। कोई भी एलॉय होता है तो जनरली मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना मेटल्स का। क्या तो एलॉय ऐसे ही बनता है भाई कि कई कई सारे मेटल्स लेके मिक्सर करके उनका होमोजीनियस मिक्सचर करके एलॉय बना देते हैं। तो एलॉय की जो आपकी रजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है? हायर देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। जैसे एलॉय हम ले रहे हैं अगर कॉपर का प्लस निकिल का, ठीक है, मान लेते हैं कुछ आर है, इसकी जो रो होगा वो ग्रेटर देन होगा कॉपर के एंड निकिल का, अगर अलग अलग सेपरेटली लेते हैं तो सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो आगे की तरफ देखते हैं। तो यार इस लेक्चर में इतना ही था। ठीक है, लेक्चर में भाई क्या था? इतना ही था, इतनी सारी चीज़ें थी हमें समझनी थी। अब अगले लेक्चर में हम क्या बात करने वाले, थोड़ा सा फोकस हो जाए, फोकस। तो हम अगले लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं? अपनी रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है ना, रेजिस्टेंस पढ़ा तो हम रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट करें अगर हमें करंट ज़्यादा चाहिए। रेजिस्टेंस का बेसिकली वर्क क्या है? टू अपोज, जस्ट एक सेकेंड रुक जाओ भाई। ठीक है, टू अपोज करंट। ये सिंपल सा काम होता है किसका? रेजिस्टेंस का। यही होता है ना, यही। अगर आप कंडक्टर किसी की बात करें उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, क्या होगा? ठीक है, अगर अपोज करता है वो करंट, यही आप जानते हो। तो हम ये बता लगाएंगे कि हम अगर हमको नंबर ऑफ, मान लेते हैं कि 4 रजिस्टर हमें मिल गया। ठीक है, 4 रजिस्टर हमें मिल गया, तो ये हम किस तरह से कंबाइन करें कि हमें कम करंट को रोकना है, ठीक है, या फिर ज़्यादा करंट को रोकना है। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है चारों की कम्बिनेशन की, वो कितनी मिले, क्या मिले, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो कंटिन्यू करते रहो, बने रहो, बट हाँ पढ़ो यार। ठीक है, पढ़ो, क्योंकि अब ऑफलाइन होने वाला है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया। पहले मैं नहीं लिखता था जनरली, इसीलिए मैंने आपके लिए लिखा कि मैं अगर नहीं भी लिखवाता हूँ, मैं नोट्स अगर नहीं भी देता हूँ, तो आप यहाँ से एटलीस्ट पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ोगे, ठीक है, मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो आपको पढ़ना काम ही है भाई। पढ़ो, ठीक है, समझो,
सारी चीज़ें जो होंगी आगे हम करेंगे, ठीक है। कुछ अभी मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको आगे चल के कि कैसे न्यूमेरिकल को सिर्फ 1-2 लाइन में आप कर सकते हो, बट बोर्ड या एग्जाम में अगर आपके एग्जाम्स ऑनलाइन होते देन आपके लिए वो फायदेमंद था, बट ऑफलाइन में तो आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो फिर भी यार बने रहो, ठीक है, सारी चीज़ें बताएंगे हम। अभी मैं आपको सोच रहा हूँ साइंस के लिए एक प्लान भी प्रिपेयर कर दूँ आपका, कि 2 महीने में कैसे फुल टू फुल साइंस आप पढ़ सको, ठीक है ना। तो चलो मैं प्लान बना रहा हूँ, ठीक है ना, जितना जल्दी बन जाएगा मैं आपके तरफ कन्वे कर दूँ। चलो, थैंक यू, बाय बाय।